हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है आदित्य और मैं पढ़ता हूँ ट्रिपल आईटी श्री सिटी के कंप्यूटर साइंस ब्रांच पे। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हैलो एल्कीन्स और हैलो एरीन्स, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। और ट्वेल्थ में ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हैलो एल्कीन्स और हैलो एरीन्स होना चाहिए। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले फ्यू रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपको जीओसी पूरा ठीक से आना चाहिए। आपको थोड़ा SN1, SN2, E1 और E2 मैकेनिज्म्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको इतना सब थोड़ा बहुत भी आता है तो आप ये चैप्टर का एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज का गोल है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना टाइप 1 के। अगले लेक्चर से हम फिर टाइप 2 और आगे का सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 इज टेलिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग alcohols with halogen acid is what। ठीक है। तो जो रिएक्शन होता है अल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड का, इट फॉलोज एन SN1 मैकेनिज्म। एंड SN1 मैकेनिज्म जो है वो क्या फॉलो करता है, वो फॉलो करता है कार्बोकैटायन प्रोसेस में। हमने देखा है कि SN1 में क्या होता है कि जो हमारा ROH है वो पहले R प्लस बनता है, एंड फिर मान लो एक न्यूक्लियोफाइल टाइप वो आता है और वो R प्लस पे आता है, और फिर क्या हो जाता है, वो RX बन जाता है। वेरी सिंपल। अब जो ये वाला स्टेप है ROH R प्लस वाला जो स्टेप है, ये है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट। तो खाली जो है हमें बताना है कि ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। रिएक्टिविटी ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मैं इस तरह R प्लस लिख रहा हूं। अब देख लो पहले वाले में क्या होगा। मान लो ये होगा RCH3। मैंने ये CH3 CH2 को R बनाया और यहाँ पॉजिटिव होगा तो ये 1 डिग्री है। दूसरे वाले में देखें तो RCH CH3 है, ये होगा प्लस इधर, और ये कितना है, ये है 2 डिग्री। सिमिलरली थर्ड वाला अगर हम देखें, इसमें क्या है RCCH3CH3 प्लस, एंड दैट इज अ 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी क्या होता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, है ना। तो मतलब C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A। तो C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A, जो कि क्या है आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following alcohols will yield a corresponding alkyl chloride on reaction with concentrated HCl। तो सेम अप्रोच फिर से है। हमें अब जो हमने पिछले उसमें देखा था कि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है, उसको हमें रिएक्शन में बताना हो रहा है, ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड होता है, बेसिकली अल्काइल क्लोराइड इज RCl, ठीक है। तो कौन से में RCl फॉर्म होगा सीधा, हमें वो बताना है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये प्रोसेस जो है ये क्या फॉलो करता है, ये फॉलो करता है SN1 रिएक्शन, ठीक है। और SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, वो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अब हालांकि प्रोडक्ट्स इन सब में भी बन सकते हैं, हम सीधा अगर हमारा 3 डिग्री का पॉसिबिलिटी है तो वो उससे बनेगा, वो वाला वे प्रेफर करेगा, ठीक है। और वो वाला वे जो प्रेफर करेगा, तो फिर ये ऑप्शन डी जो है दैट सूट्स द, जो हमारा अभी रिक्वायरमेंट है उस पे ऑप्शन डी सूट्स द बेस्ट, क्योंकि ये सीधा 3 डिग्री है, डायरेक्ट 3 डिग्री है। तो दैट विल बी CH3 CH2 CH3 अब पहले स्टेप में तुम्हें क्या मिलेगा है, जो OH है वो OH माइनस बन जाएगा, यहां से वो ब्रेक होके ये हमें दे देगा, जो ये पूरा पार्ट है RCCH3CH3 कार्बोकैटायन प्लस OH माइनस।
ठीक है, एक बार तुम्हें ये आ गया, अब तुम HCl से रिएक्ट करोगे। HCl क्या देगा तुम्हें? H प्लस प्लस Cl माइनस। तो ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे और ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे और Cl इधर आ जाएगा, राइट। तो मेन हमें प्रोडक्ट Cl से मतलब है, तो हम सीधा वही वाला लिखेंगे खाली, RCCH3 सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। एंड इसके लिए ये था ऑप्शन बी, मतलब सेकंड वाला, एंड ऑप्शन डी फोर्थ वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंपाउंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहले क्या कर रहे हो, तुम एक एरोमेटिक अमाइन ले रहे हो, राइट। और जब तुम अमाइन को ऐसे NaNO2 और वो कर रहे हो, तो वो क्या फॉर्म करता है? डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म करता है, जो कि ये प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं वहां पर, ये जो पार्ट है ये हमारा डायजोनियम सॉल्ट है। तो ये डायजोनियम सॉल्ट पे जब हम Cu2Cl2 लगाते हैं तो क्या होता है? क्लोरीन लग जाता है N2Cl माइनस की जगह। तो फिर डायरेक्टली क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट Y है ये दिखेगा विथ लाइक बेंजीन लाइक दिस। अब इस चीज की जगह Cl लग जाएगा खाली, सो Cl, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Toluene reacts with a halogen in the presence of iron 3 chloride, giving ortho and para compounds. The reaction is electrophilic reaction, electrophilic substitution reaction, free radical reaction, या ये reaction। ओके, तो हम ले रहे हैं आयरन 3 क्लोराइड, जो कि है क्या? FeCl3, राइट। एंड टाउलिन इज बेसिकली बेंजीन विद अ CH3 ग्रुप अटैच्ड टू इट। मेक सेंस? नाउ जो हमारा टाउलिन है उसको हम रिएक्ट कर रहे हैं हैलोजन। तो मान लो हम ले रहे हैं Cl2 ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए Cl2 ले लो। अब जब हमारा इसको हम रेज रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अब हमें एक चीज पता है कि जो हमारा FeCl3 है वो क्या होता है, पहले Cl को लेके वो FeCl4 माइनस बन जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये थोड़ा इलेक्ट्रोफिलिक है, और Cl प्लस आयोन आ जाता है, राइट। तो स्टेप 1 में एक्चुअली क्या होता है कि Cl2 प्लस FeCl3 जो कि देता है मेरे को FeCl4 माइनस प्लस Cl प्लस। अब ये जो Cl प्लस है ये यहां आएगा, राइट। और हम देख सकते हैं अब ये क्या बन गया है, ये बन गया है एक इलेक्ट्रोफाइल, राइट। इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, तो इट इज क्लियरली नॉट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल। अब क्वेश्चन इज कि ये सब्स्टिट्यूशन है या ये एलिमिनेशन है, विच वन इज इट ऑफ द टू। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए वील जस्ट सी कि आगे क्या होता है। तो आगे क्या होता है कि ये Cl प्लस जाता है ऑर्थो पैरा पोजिशन पे जाएगा। मान लो ये पैरा पे जा रहा है अभी, ठीक है। तो पैरा पे क्या है, एक हाइड्रोजन है और Cl प्लस है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ Cl प्लस पहले आके इधर लग जाता है ना, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो है Cl प्लस पे जाता है। तो इट विल इनिशियली बी समथिंग लाइक दिस प्लस, और फिर ये प्लस चार्ज सेटिस्फाई करने के लिए H लूज हो जाता है, तो फिर वो फाइनली ऐसा कुछ बन जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सो दिस वन जो फोर्थ वाला है उसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी ऑप्शन, कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है इधर। ओके, नाउ रिएक्शन नंबर 5 जो है वो क्या है, रिएक्शन नंबर 5 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होता है कि तुम्हारे पास कोई RX है, मान लो, ओके, यू हैव एन RX, और तुम फिर कोई और हैलोजन डाल रहे हो, मान लो X डैश, तो फिर ये प्रोडक्ट क्या होता है, ये बन जाता है RX डैश। तो एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से रिप्लेस हो जाता है, ये होता है हमारा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन।
अब अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्शन देख के पता चल रहा है क्या हो रहा है। ऑप्शन वन इज अ प्लेस जहां पर एक्स और आई एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज वाई फिफ्थ वाले का ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, which reagent will you use for the following reaction? तो इस रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है कि क्लोरीनेशन हो रहा है। तो ये कंपाउंड है पूरा आर, ठीक है, और इस पे हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो आर सी एल आ रहा है और आर एस एस सी एल और एक और कुछ आर डैश टाइप आ रहा है। ओके, नाउ अगर हम देखें तो इसमें एक 1 डिग्री आ रहा है और एक 2 डिग्री आ रहा है। तो एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रोसेस चल रहा है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रोसेस का वो क्या होता है कि पहले जो हमारा क्लोरीन है वो ब्रेक होता है क्लोरीन फ्री रेडिकल में, राइट, मतलब CCl ऐसे 2Cl के फ्री रेडिकल आएंगे। फिर तुम्हारे इस कंपाउंड का एक फ्री रेडिकल बनेगा, इस कंपाउंड का, तो मान लो वो है R डॉट, ठीक है। अब वो क्या होगा, वो फिर Cl डॉट के साथ रिएक्ट करके RCl दे देगा। इट्स अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, राइट। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहाँ होता है, जब हम क्लोरीन और यूवी लाइट को यूज करते हैं। तो दैट इज वाई सिक्स्थ के लिए ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। Now, question number 7 is telling arrange the following compounds in the increasing order of their density. अब हमें एक चीज पता है, डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, राइट। मान लो सारे कंपाउंड का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का रिलेशन निकल रहा है यहां से। तो सिंपली जिसका हायर मॉलिक्यूलर मास होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली सब, अब देखो बेंजीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, राइट। बेंजीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और हमें पता है ब्रोमीन का मास होता है ग्रेटर देन क्लोरीन का मास, ठीक है। अब सबसे कम फिर ए का होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा और फिर डी का होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर होगा ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी, यानी कि डी इज द मोस्ट डेंस एलिमेंट एंड ए इज द लीस्ट डेंस एलिमेंट, क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब बॉइलिंग पॉइंट्स का क्या है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, है ना। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, एंड बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया कैसे डिक्रीज होता है, जब ज्यादा ब्रांचिंग होती है कंपाउंड पे सरफेस एरिया कम हो जाता है, राइट। सरफेस एरिया is inversely proportional to branching. ओके, सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अब कायदे से जिसका ज्यादा ब्रांचिंग उसका कम सरफेस एरिया, तो उसका कम बॉइलिंग पॉइंट है, एज सिंपल एज दैट। तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग सी की है तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा, फिर आता है ए का और फिर आएगा बी का, फिर आएगा बी का, राइट। सो दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, नाइन्थ वाला, नाउ in which of the following molecules carbon atom marked with the asterisk is asymmetric, ठीक है। अब एसिमेट्रिसिटी क्या होती है, जब एक कार्बन एटम के जो चारों वैलेंसी है उसमें अलग अलग कंपाउंड्स लगे हुए हो तो वो हो जाता है एसिमेट्रिक। तो मान लो कि अगर मैं बोल दूं ऐसा कुछ है, Cl Cl H CH3, तो अब दो वैलेंसी चार में से क्लोरीन ही है, तो ये एसिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो बस तुम्हें ये देखना है कि चारों ग्रुप किस में अलग अलग हैं, और देखने से 1 में अगर हम देखें तो चारों ग्रुप अलग है, 2 में भी देखें तो चारों ग्रुप अलग है, 3 में भी देखें चारों ग्रुप अलग है, 4th में 2 ग्रुप हाइड्रोजन है,
ये दो जो ग्रुप है, राइट। तो ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो ये एसिमेट्रिक नहीं है, तो इट इज ओनली ए, बी एंड सी, विच इज ऑप्शन नंबर 2 या बी, बी ऑप्शन। ओके, सो वेरी सिंपल, एसिमेट्रिक का मीनिंग जानना था बस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 इज टेलिंग which of the following structures is enantiomeric with molecular A, राइट। तो अब हम क्या, इनैंशियोमर्स क्या होता है, जब हमारे पास दो कंपाउंड्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर अगर हम रखें तो वो एक दूसरे को कवर कर ले, तो वो इनैंशियोमर होते हैं। कायदे से यही है इनैंशियोमर का पूरा वो, ठीक है। तो अब अगर हम देखें, हम बेसिकली क्या लेंगे, एक मिरर इमेज लेंगे, ठीक है। तो मान लो ये हमारा एक बंदा है, हमने इसका मिरर इमेज ले लिया, ठीक है। ये अभी हम समझ जाते हैं इनैंशियोमर्स क्या है पूरा। और फिर उस बंदे का इमेज ये आया। अब जब हम इस बंदे को और इन बंदों को एक दूसरे के ऐसे सामने सामने रखेंगे, तो अगर वो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर रहे, मतलब तुम एक बंदे को देखोगे तुम्हें दूसरा नहीं दिखेगा, तो वो इनैंशियोमर्स नहीं है। और अगर वो एक दूसरे को कम ऐसे नहीं छिपा सकते पूरी तरह, तो वो इनैंशियोमर्स हैं। ठीक है, सिंपल। तो अब हमें बस देखना है कि जब हम मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो मिरर इमेज लेने पे टाइम पे क्या होगा, अब अगर हम देखें, राइट, ये वाला पार्ट अगर हम देखें, तो जब हम लेते हैं CH, CH3, C2H5 एंड H, और इस पे हम ले लेते हैं इसका मिरर इमेज, तो क्या होगा, CH3 सबसे पहले आएगा, C, अब फिर C2H5 दूर है तो यहां पर भी वो दूर रहेगा, बाकी H वैसे का वैसा ही रहेगा, एंड देन दैट विल आल्सो बी H। तो अब तुम देख सकते हो, अगर तुम ये कंपाउंड उठा के इस कंपाउंड के ऊपर डालोगे, है ना, तो क्या ये एक दूसरे को कवर करेंगे? नहीं, ये एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे, इसीलिए ऑप्शन 1 सीम्स टू बी अ करेक्ट आंसर। ठीक है, हमें मेक श्योर करना है बस इस कंपाउंड का मिरर इमेज हो इसमें। ठीक है, अब जैसे ऑप्शन 2 देखो मिरर इमेज नहीं है, ऑप्शन 3 भी एक मिरर इमेज नहीं है, ऑप्शन 4 भी एक मिरर इमेज नहीं है, तो कायदे से वो मिरर इमेज के लॉजिक से ही तुम सॉल्व कर सकते थे। बट जनरली एक और आगे का स्टेप ये होता है कि तुम ये चेक करो कि ये वाला इसके ऊपर इम्पोज, सुपर इम्पोज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो टेक्निकल टर्म है कि वो कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विस डाइहैलाइड। विस डाइहैलाइड मतलब विसिनल डाइहैलाइड्स। और विसिनल डाइहैलाइड्स कौन से कंपाउंड होते हैं, वो ये कंपाउंड होते हैं जब हैलोजन एटम्स, दो हैलोजन एटम्स, क्योंकि डाइहैलाइड है, दोनों सेम कार्बन के ऊपर है। ठीक है, तो दोनों जो हैलोजन एटम्स हैं वो दोनों सेम कार्बन के ऊपर है, जैसे ये, दिस इज अ विसिनल हैलाइड। ठीक है, तो अब तुम्हें बेसिकली क्या करना है, इन चारों के स्ट्रक्चर बना के देखने और देखना है कि विसिनल डाइहैलाइड इन दोनों में से कौन सा है। ठीक है, ओह सॉरी, ये जेमिनल होता है गाइस, आई एम सो सॉरी। जब दो एक साथ होते हैं तो इसको हम बोल देते हैं जेमिनल, और जब दो आजू बाजू होते हैं जैसे कि ये, तो ये हम बोल देते हैं विसिनल। ऑल राइट, नाउ स्ट्रक्चर बनाओ। तो डाइक्लोरोमीथेन इज जस्ट हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, 1,2 डाइक्लोरोईथेन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो ये क्या होगा, ये होगा ये, दिस इज विसिन, दिस इज जेमिनल, दिस इज विसिनल। ओके, इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड होता है ये, राइट। एंड हमारा फिर है अलाइल क्लोराइड, तो एक अलाइल बना दो और एक क्लोरीन डाल दो, तो ये भी विसिनल ही हुआ, और ये तो डाइहैलाइड नहीं है, ठीक है, तो नॉट अ डाइहैलाइड। तो फिर विसिनल क्या हो गया, विसिनल खाली ये वाला हो गया जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है, दैट इज 1,2 डाइक्लोरोईथेन। ओके,
Now, the position of the Br element in the compound CH3, CH2, CH2, CBr can be allyl, aryl, vinyl या secondary. That is question number 12 का जो आप बोल रहे थे. ठीक है. तो कंपाउंड जो दिया है हमें, है ना, वो क्या दिया है ये, और यहाँ CH3 है. ठीक है, मेक सेंस. अब हमें जानना है कि ये विसिनल है या ये अराइल है या ये सेकेंडरी है, ये क्या है. ठीक है. अलाइल क्या होता है? अलाइल होता है जब हैलोजन एटम उस sp3 एटम से बॉन्डेड है जो एक कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है. दैट इज अलाइल. यानी कि जैसे ये वाला ही कंपाउंड देख लो, डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक sp3 कार्बन कनेक्टेड है, ये है क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, राइट. और ये sp3 में जब एक Br लगा होता है या ये एक हैलोजन लगा होता है तो दैट बिकम्स एन अलाइल वाला प्रॉपर्टी. अराइल में हम जानते हैं कि अराइल क्या होता है. अराइल होता है जब वो डायरेक्टली बेंजीन से बॉन्डेड है. दिस इज अराइल. ओके. और उसी के साथ हम देख सकते हैं वीनाइल क्या होता है. वीनाइल इज जब वो डायरेक्टली ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है तो दैट इज वीनाइल. एंड सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री वाले उससे कनेक्टेड है, तो ये दिस इज सिंपल. दिस इज एन अलाइल हैलाइड. ओके. सो 12th वाला का आपका ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन 1 या ऑप्शन ए. ओके. 13th क्वेश्चन. तो 13th question says chlorobenzene is formed by the reaction of chlorine with benzene in the presence of AlCl3. Which of the following species attacks benzene ring in this thing? ओके. तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, राइट. हमने देखा था फ्यू क्वेश्चंस पहले. हमने उस क्वेश्चन में देखा था FeCl3 के साथ. इस क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं द सेम थिंग AlCl3 के साथ. ठीक है. AlCl3 के साथ देखने वाले हैं हम. तो क्या होने वाला है कि जो AlCl3 है वो भी थोड़ा इलेक्ट्रोफिलिक है. जब तुम Cl2 उसके सामने डालोगे तो क्या होगा कि वो AlCl4 माइनस बन जाता है और Cl प्लस बन जाता है. एग्जैक्टली हाउ हमने जैसे उसके केस में देखा था, FeCl3 वाले क्वेश्चन के केस में देखा था, राइट. और अब Cl प्लस जो है जाके वो अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए. तो दैट इज ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन बी. ओके. इथाइलिडीन क्लोराइड इज अ विसिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड, अलाइलिक डाइहैलाइड या फिर एक विनाइलिक डाइहैलाइड. ओके. तो विसिनल डाइहैलाइड का अगर हम स्ट्रक्चर याद करें तो ये है, राइट. इथाइलिडीन क्लोराइड का सॉरी स्ट्रक्चर याद करें तो वो ये है. ठीक है. अब दो उसमें एक साथ लगे तो ये हमने क्या बोला था, जेमिनल बोला था. दैट इज ऑप्शन नंबर 2. ठीक है. 15th क्वेश्चन. व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन. ओके. अब हम बात करने वाले हैं कि स्टेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. अब अगर हम देखें, ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इन दिस रिएक्शन, ये कंपाउंड है. तो मान लो आपको इसका मैकेनिज्म नहीं आता और आप जीओसी से इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, राइट. तो ये रहा आपका बेंजीन. ठीक है. ये जो ऊपर है मैं वहां नीचे बना रहा हूं CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. अब अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहां क्या होगा, HCl H प्लस देगा, Cl माइनस देगा. तो इधर आ रहा है एक Cl माइनस. अब Cl माइनस या तो यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है, राइट. ये 3 स्पॉट्स हैं उसके आने के लिए. ठीक है. अब लेकिन वो आएगा किधर. देखो, एक चीज देख सकते हो तुम कि जो हमारा यहाँ बेंजीन अगर यहाँ आएगा, मतलब क्लोरीन यहाँ आएगा, Cl माइनस है तो एक पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा. तो इन दी एंड क्या होगा, अगर ये मान लो हम 1 की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं इसकी, तो ये होगा ऐसा कुछ विच इज वेरी हाईली अनस्टेबल, वेरी हाईली अनस्टेबल. तो ये वाला यहां तो होगा ही नहीं है. ठीक है. तो वहां तो वो होगा नहीं. बचा ये और ये. अब
डबल बॉन्ड आएगा, राइट? तो डबल बॉन्ड आएगा तो वो फिर वो क्या होगा, कहाँ लगेगा, इज द क्वेश्चन। अगर ये यहां पर आया और फिर वो यहां पर आ जाएगा, सिंपल मार्कोव निकोव रूल होगा फिर वो, राइट? और मार्कोव निकोव रूल क्या बोलता है, अगर ऐसा डबल बॉन्ड हो जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन लगा है वहां जाके लग जाए क्लोरीन, राइट? तो वो क्लोरीन इस वाले एटम पे लग जाएगा, इसको हाईलाइट करने, इस वाले एटम पे क्लोरीन लगेगा बिकॉज ऑफ मार्कोव निकोव रूल। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। 16th क्वेश्चन। A primary alkyl halide would prefer to undergo SN1 reaction, SN2 reaction, alpha elimination या फिर रेशियम। ओके, तो SN1 रिएक्शन का अगर हम देखें तो उसका क्या है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये किसके लिए है, ये है SN1 के लिए। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म का हम क्या देखते हैं कि CH3 फिर 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री इज द स्टेबिलिटी रेट ऑफ दिस। ठीक है, अल्फा एलिमिनेशन में क्या होता है, द प्रोटॉन और जो लीविंग ग्रुप है वो सेम एटम में प्रेजेंट होता है। ओके, सो फॉर अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा ई लिख देते हैं, द प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज है एंड लीविंग ग्रुप विल बी ऑन सेम एटम। और रेसिमाइजेशन इज अ प्रोसेस जिससे एक इनैंशियोमर एक रेसमिक मिक्सचर बन जाता है, तो दैट इज ऑलरेडी आउट ऑफ द थिंग। SN1 भी आउट है क्योंकि उसका 3 डिग्री 2 डिग्री 1। तो पोटेंशियल क्या है SN2 और अल्फा में, लेकिन अल्फा क्या है, प्रोटॉन, और वो सेम ग्रुप में आते हैं, राइट? तो इसीलिए हम बोलेंगे कि इसका जो प्रोसेस है, जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, दैट विल प्रेफर गोइंग SN2 रिएक्शन रादर देन एन SN1 या अल्फा या रेसिमाइजेशन। सो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स विल अंडरगो, अब देख लो हमने SN1 की रिएक्टिविटी कर दी थी विच वॉज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। बस आपको यही चेक करना है कि 3 डिग्री कौन सा है, ये 2 डिग्री कौन सा है, ये है। बट इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सारे 3 डिग्री आ रहे हैं। ठीक है, अब सारे 3 डिग्री आ रहे हैं तो फिर आगे हम कैसे देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन सा ज्यादा रेडिली कार्बोकैटायन बनाएगा। जैसे अब यहां देखो, मैं बोलना चाह रहा हूं, जब हम देख लो ये है CH3C3F, राइट? अब हमें पता है जब हम बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात करें तो फ्लोरीन में सबसे ज्यादा लगेगा, है ना? फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन में लगेगा। ठीक है, राइट? इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कुछ भी ब्रोमीन से अगर फ्लोरीन से अटैच होगा कुछ भी, तो उसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि फ्लोरीन और उस चीज के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो अच्छा खासा है। और आयोडीन का और जो भी चीज उससे जुड़ेगी उसको तोड़ने में ज्यादा इजी है क्योंकि आयोडीन और उसके बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम है, राइट? तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो फिर जो ऑप्शन 4 है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने क्या करा, अब पहले तो हम देखेंगे कि 3 है, 2 है, 1 है। अब जैसे हमारे केस में क्या है, सारे 3 है, तो जब सारे 3 है या एक से ज्यादा 3 है तो फिर हम चेक करेंगे बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से। बॉन्ड एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है, तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी फिर हम उसको चूज करेंगे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 इज टेलिंग विच इज द करेक्ट IUPAC नेम फॉर दिस गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड का करेक्ट IUPAC नेम क्या है, तो हम पहले ये जो C2H5 है इसको एक्सपैंड करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लो हम ठीक है, तो ये है C C C C BR। ओके, BR। अब हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है जो कि क्लियरली हमें क्या दिख रहा है, ये है, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन।
ठीक है, तो ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, इसमें अब नंबरिंग करो तो नंबरिंग कहाँ होगी, इस साइड से होगी क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इधर लगा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या है, एक ब्यूटेन है, तो ये क्लियरली ये नहीं है और ये नहीं है, ब्यूटेन है जहां 1 पे ब्रोमो लगा है और 2 पे एक मिथाइल लगा है, तो दिस इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नो वेट, ऑप्शन 4 नहीं होगा। अब क्या है कि नंबरिंग भी दोनों में सेम है, राइट? तो फिर हम क्या देखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। ओके, वी फॉरगॉट दैट, आई एम सॉरी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर हम देखें तो ब्रोमो पहले आएगा और 2 मिथाइल ब्यूटेन पहले आएगा, तो फिर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट शुड बी द करेक्ट आईयूपैक नेम फॉर डाई इथाइल ब्रोमो इथेन? तो अगर हम देखें तो डाई इथाइल ब्रोमो इथेन का स्ट्रक्चर क्या है, तो डाई इथाइल मतलब दोनों साइड इथाइल लगा है। ठीक है, तो इथाइल इज नथिंग बट CH3CH2 C CH3CH2, दोनों साइड इथाइल लगा है और एक ब्रोमो लग गया इधर। नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। अब फर्क नहीं पड़ेगा तुम इस साइड से करो या उस साइड से, क्योंकि कंपाउंड सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इसका क्या नेम होगा, खाली ये है 3 ब्रोमोपेंटेन, सो दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो 19th का आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 बिकॉज यहाँ 3 पे ब्रोमो है और ये क्या है, ये एक पेंटेन है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 20। द रिएक्शन ऑफ टाउलिन विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड एब्सेंस ऑफ लाइट विल रिजल्ट इन व्हाट? ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली हमने सॉल्व कर दिया है ऑलरेडी एज क्वेश्चन नंबर, ओके मिल नहीं रहा है, लेकिन FeCl3 वाला हमने एक क्वेश्चन करा था। ओके, फिर कोई बात नहीं, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम देखें तो टाउलिन, व्हाट इज टाउलिन? टाउलिन इज बेंजीन विद अ CH3 रिंग ऑन इट। ओके, एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयन, तो इसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, पहले तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, क्योंकि ये जो चीज है ये है इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये क्या करेगा, FeCl3 जो है ये Cl2 लेगा और ये बना देगा FeCl4 Cl प्लस, राइट? एक बार तुम्हारे पास Cl प्लस आ गया तो फिर क्या होगा इज, अब ये Cl प्लस जाएगा टाउलिन पे एंड टाउलिन इज हियर। अब ये कहां जाएगा, CH3 है, तो CH3 इज अ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। बिकॉज CH3 इज अ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, तो क्लोरीन या तो यहां आ सकता है या तो फिर वो यहां आ सकता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर हमारे ऑप्शंस में जैसे ये भी दिया है, ये भी एक प्रोडक्ट है ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 भी एक प्रोडक्ट है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दिस इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी सी दैट दिस हमारे 20 वाले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन डी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 21st क्वेश्चन पे। तो 21st क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21st क्वेश्चन बोल रहा है क्लोरोमीथेन ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस अमोनिया यील्ड्स मेनली व्हाट? ओके, तो क्लोरोमीथेन क्या है सबसे पहले, तो क्लोरोमीथेन इज 21st, क्लोरोमीथेन इज CH3Cl। ओके, और इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो पहले जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट होता है तो ये क्या बोलता है, CH3NH2 एक अमाइन फॉर्म कर देता है। ठीक है, और क्या देता है, HCl। अब हम क्या करेंगे, हम जनरली इस स्टेप पे रुक जाते हैं, बट इसमें क्या होता है रिएक्शन में, अब जो ये चीज है ये वापस इसको अटैक करेगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता रहेगा कि जैसे अमोनिया का एक H, कायदे से ये क्या हो रहा है, अमोनिया का यहाँ जो एक H है वो रिप्लेस हो रहा है CH3 से। ओके, रिप्लेसमेंट
ऑफ H इन अमोनिया इज रिप्लेसमेंट ऑफ H इन अमोनिया बाय CH3। ठीक है, तो ये तब तक होते रहेगा ये रिएक्शन जब तक H बचेगा ही नहीं रिप्लेसमेंट के लिए, है ना। अब इस स्टेप के बाद दो H और बचे रिप्लेसमेंट के लिए, तो वो क्या होंगे, वो रिप्लेस हो जाएंगे। जो CH3 है, NH2 है, ये दो भी CH2 से रिप्लेस हो जाएंगे, तो इट विल जस्ट बिकम NCH3 CH3 CH3। दिस विल बी द कंपाउंड। ओके, और ये वाला कंपाउंड क्या है, ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है 1 है, राइट। तो जनरली क्या होता है, तुम्हें तीनों प्रोडक्ट मिलते हैं, 1 भी मिलता है, 2 भी मिलता है, 3 भी मिलता है, ठीक है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है, हम यहां समझ रहे हैं कि बहुत सारा क्लोरोमीथेन है नहीं। ओके, बहुत सारा क्लोरोमीथेन नहीं है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ओनली 1 क्लोरोमीथेन आयोन इज देयर। तो अगर 1 ही है तो फिर ये है क्वेश्चन, क्लोरोमीथेन अगर बहुत ज्यादा है तो फिर तीनों मिलेंगे तुम्हें। ओके, सो अभी के लिए वील अज्यूम दैट दिस इज ऑप्शन 3 if 1 CH3Cl is there, and option 1 जो कि ये है if multiple CH3Cl है। ऑप्शन 4 होगा, टू बी ऑनेस्ट, एक मिक्सचर मिल जाएगा जिसमें सब कुछ होंगे लेकिन वो इक्वल में नहीं होंगे। ओके, सो इक्वल में नहीं होंगे, सो दैट इज व्हाई इट विल बी ऑप्शन नंबर 1 ओनली। ठीक है, तो ये CH3Cl के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ओके, 22nd क्वेश्चन, molecules whose mirror image is not superimposable over them are known as chiral. Okay, which of the following molecules is not chiral in nature? That is the question. Okay, तो कायरल मॉलिक्यूल्स बेसिकली हमने पहले एक जो चीज है इनैंशियोमर्स करके है वो पढ़ा था, है ना। अगर वही चीज हो जाए तो वो कंपाउंड कायरल कहलाता है। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने हैं सारे कंपाउंड्स के, और फिर वो स्ट्रक्चर्स का मिरर इमेज लेना है और देखना है कि क्या वो ओरिजिनल मिरर इमेज ओरिजिनल कंपाउंड को पूरी तरह कवर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और अगर वो कर रहा है तो फिर वो कायरल नहीं है, और अगर वो नहीं कर रहा है तो वो कायरल है। ठीक है, तो अब मान लो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 2 ब्रोमो इथेन ब्यूटेन। तो ब्यूटेन इज, और ये ब्रोमो है। अब मान लो हम इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा। अब तुम इसको लो, इसके ऊपर रखो, क्या ये कंपाउंड इसको पूरी तरह कवर कर रहा है, ये कंपाउंड इसको पूरी तरह कवर नहीं कर रहा है। दैट इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो चीज है दैट इज कायरल। सो 22nd वाले का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आप 1 ब्रोमो में भी ट्राई कर सकते हो, आप 2 ब्रोमो में भी ट्राई कर सकते हो, ट्राई सब में कर लो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द 23rd क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br इन एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये देख लो, जो ये कंपाउंड दिया है दैट इज नॉट जनरल बेंजीन जिसमें ब्रोमीन अटैच है, बीच में एक CH2Br आ रहा है, दैट मीन्स ये कुछ ऐसा कंपाउंड है। अब तुम इसमें क्या कर रहे हो, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट करवा रहे हो, राइट। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है OH लगेगा, OH माइनस देगा, बेसिकली तुम्हें न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल कैसे जाएगा इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो कार्बोकैटायन तो यहां पर भी फॉर्म होगा, बट वो क्वेश्चन है कि कार्बोकैटायन फॉर्म कहां होगा। ठीक है, क्वेश्चन वही रिमेन करता है कि कार्बोकैटायन फॉर्म कहां होगा। तो अगर हम देखें, ठीक है, एक कार्बोकैटायन की एक पॉसिबिलिटी यहां पर बन सकती है या यहां पर बन सकती है, राइट। बट कार्बोकैटायन मैकेनिज्म ही फॉलो होगा, एंड आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज मैकेनिज्म जो भी लिस्टेड आउट है इधर, SN1 मैकेनिज्म कार्बोकैटायन फॉलो करता है। एंड क्योंकि SN1 मैकेनिज्म जो है कार्बोकैटायन फॉलो करता है, तो इस चीज का 23rd का आंसर क्या होगा,
ऑप्शन वन, सिंपली बिकॉज जो ये प्रोसेस है ये कार्बोकैटायन मैकेनिज्म फॉलो करेगा, एंड एंड हमें जो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है ओनली SN1 फॉलोज दैट। ओके, 24th वाला अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स गिवन बिलो आर एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब अलग अलग लगे हैं जिसमें सारे, याद है हमने एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करा था, मतलब कार्बन के चारों वैलेंसीज में अगर अलग एटम लगा है तो वो एसिमेट्रिक होता है ना। और अगर हम देखें ध्यान से तो वन में अगर हम देखें, ठीक है, वन मतलब ए, ऑप्शन ए में देखें तो चार वैलेंसी तो नहीं, तो ये है ही नहीं सकता, तो ए जिसमें भी है वो एलिमिनेट कर दो सीधे, बचा एक ही ऑप्शन, तो वही आंसर होगा। लेकिन समझने के लिए बी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ओ एच लगा एक साइड, ठीक है, एच लगा एक साइड, ठीक है, अच्छा मैं वहां बना के दिखा देता हूँ। ओ एच लगा एक साइड, एच लगा एक साइड, ये पूरी चीज लगी है एक साइड, और ये लगा है एक साइड, चारों अलग है, हाँ, तो बी है, तो दैट जस्ट बिकम्स ऑप्शन नंबर 2 एज योर आंसर, ठीक है, सॉरी। तो इस वाले का जो ऑप्शन है आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 2। 25th क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, बस हम खत्म करने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो 25th क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव अ रेसमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस। ठीक है, अब रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, पहले वो होता है, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि अगर एक सोल्यूशन में दो इनैंशियोमर्स है, हमें पता है इनैंशियोमर डी या एल होते हैं, राइट। तो अगर ये दो इनैंशियोमर्स हैं और दोनों इक्वल अमाउंट्स में हर पर्सपेक्टिव से, तो जो ये ओवरऑल सोल्यूशन है ये होता है एक रेसमिक सोल्यूशन, ठीक है। अब हमें बस इतना देखना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो रेसमिक देगा या नहीं देगा, तीनों में से, जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे OH माइनस से, ठीक है। अब एक और तरीका है रेसमिक है या नहीं है जानने का, कि अगर वो कार्बन कायरल है, ठीक है। सो इफ कार्बन इज कायरल देन solution is racemic. If carbon is chiral, then solution is racemic. ठीक है, तो अब अगर हम देखें कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन वो होता है जिसमें चारों वैलेंसीज अलग है, मतलब जो हमने एसिमेट्रिक कार्बन पढ़ा था, राइट, वही कायदे से कायरल कार्बन ही है, ठीक है। और हमें बस इतना यहां पर ध्यान रखना है कि जो हमारा SN1 रिएक्शन है ये पूरा प्रोसेस वही फॉलो करेगा, ठीक है। दो चीजें यहां ध्यान रखनी है, पहले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 मैकेनिज्म से चलेगा तो फेवरेबल क्या होगा, दूसरा अगर वो SN1 मैकेनिज्म से चल गया तो फिर कायरल होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब ऑनेस्टली बात करें तो पहले हम देखेंगे SN1 मैकेनिज्म के लिए। SN1 मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो मैं इस पे यहां पर थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ जूम इन कर लेता हूं ताकि हम कंपाउंड्स पे देख सकें, ठीक है। दीज आर आर कंपाउंड्स। अब यहाँ देखो, इसका कार्बोकैटायन कहाँ फॉर्म होगा, इसका कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म होगा, ठीक है। इस चीज का कार्बोकैटायन कहाँ फॉर्म होगा, उसका कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म होगा, और इस चीज का कार्बोकैटायन कहाँ फॉर्म होगा, इस चीज का कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म होगा, राइट। तो ये ऑलरेडी 3 डिग्री में, ये भी ऑलरेडी 3 डिग्री में, ये ऑलरेडी ये 1 डिग्री में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आर थिंग विल प्रेफर 3 डिग्री मोर देन दिस, तो फिर कंपटीशन अब सीधे बचा है ए बी में, ए और बी में, राइट। अब ए और बी में से फिर हम देखेंगे कायरल क्या बनेगा, ठीक है। जब वो प्रोडक्ट OH लग जाएगा तो कायरल क्या बनेगा, हम देख सकते हैं ए कायरल बनेगा और बी कायरल नहीं बनेगा। कायरल मतलब क्या है कि उसमें सारे अलग अलग है, ABCD, तो चारों के चारों अलग अलग है ना, तो हम उसको कायरल बोल देते हैं। तो इसमें क्लियरली जो है हमारा ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, एंड दैट इज द पहला वो 1 इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पार्ट जो है समझ में आ गया होगा।
इसको वापस नॉर्मल कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 26 to 29, arrange the compounds in an increasing order of the rate of reaction towards nucleophilic substitution। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको दो तीन चीजें याद रखनी है जो कि हम क्वेश्चंस डिस्कस करते करते एक्चुअली डिस्कस करेंगे। ओके, सो सॉल्व करते हैं 26th क्वेश्चन पहले। तो 26th क्वेश्चन इज बेसिकली टेलिंग व्हाट, हमारे पास है क्लोरीन विद अ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो, क्लोरीन विद अ नाइट्रो ग्रुप एट पैरा। ठीक है, अब देखो नाइट्रो ग्रुप क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों -I इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है एज अ सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो करेंटली Cl- के एग्जांपल लेके चलते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब अगर हम देखें कि जो हमारा बेंजीन है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी कमी हो गई, जनरली हमें पता है जो हमारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं जो हमारे -I इफेक्ट देते हैं, ठीक है, -I इफेक्ट देते हैं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं अपनी तरफ। राइट, अब वो इलेक्ट्रॉन्स अगर अपनी तरफ खींचते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे कम हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बेंजीन पे कम हो गया तो जो एक ग्रुप इधर आएगा उस पे इलेक्ट्रॉन्स अपना देने वो दे देगा, क्योंकि बेंजीन पे अभी थोड़ी कमी है इलेक्ट्रॉन्स की। राइट, एज सिंपल एज दैट। ओके, यही लॉजिक के साथ अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बस इसमें एक और चीज याद रखने वाली ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, कि अब देखो क्लोरीन क्या है, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है मतलब अगर ऑर्थो और पैरा पे एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तब उसका इफेक्ट या उसका प्रेजेंस हमें फील होगा, लेकिन अगर वो मेटा पोजीशन पे लगेगा तो उसका प्रेजेंस हमें उतना फील नहीं होगा जितना ऑर्थो पैरा में होगा। ओके, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे वो +R या -R इफेक्ट भी दिखा सकता है जो मेटा पे वो जनरली नहीं दिखाता है। ओके, एनीवेज, तो उस लॉजिक से देखो सबसे कम ए में होगा क्योंकि ए में खाली Cl है, तो सबसे कम ए में किसमें, इसमें, थर्ड में या सेकंड में। फिर तुम्हें सेलेक्ट करना है इन दोनों के बीच में। तो अब इन दोनों में देखो ये ऑर्थो पोजीशन पे और ये मेटा पोजीशन पे। हमने देखा था ऑर्थो और पैरा पे सबसे ज्यादा इसका प्रेजेंस फील होता है, तो बी में सबसे ज्यादा प्रेजेंस है, मतलब बी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कमी फील होगी बेंजीन को, इसीलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन में रहेगा। तो इसीलिए बी इज द ग्रेटेस्ट, फिर सी आएगा और फिर ए आएगा। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, अब उसी लॉजिक के साथ हम ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। बस इस टाइम हमें ये फोकस करके रखना है कि जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि CH3 इलेक्ट्रॉन्स देता है अंदर को। ठीक है, तो इसमें क्लियरली सबसे ज्यादा फिर ए हो जाएगा, है ना, क्योंकि फिर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ नहीं रहा। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो क्यों आएगा न्यूक्लियोफाइल इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से तो ऑलरेडी वो भरा हुआ है। राइट, तो ए सबसे ज्यादा है, तो क्लियरली इट इज नॉट ऑप्शन 2 एंड नॉट ऑप्शन 1। अब हमें चेक कर रहे हैं सबसे कम किस में है। अब इसका लॉजिक फिर से वही हुआ कि ऑर्थो और पैरा में ज्यादा प्रेजेंस फील होगा और ऑर्थो में ये वाला है, तो बी में सबसे कम रिएक्टिविटी होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28, सेम लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक इज स्टिल द सेम, बस अब यह देखो ऑर्थो पैरा पे जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है, मेटा पे है वो उतना फील नहीं होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप जितने ज्यादा है वो है, हम बेसिक कंक्लूजन जो हमने पिछले क्वेश्चन से ही ड्रॉ करे थे, तो उससे हम क्लियरली देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा, A <B <C।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स इसमें सबसे कम है, फिर इसमें है, फिर इसमें है, सबसे ज्यादा इसमें है, राइट? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स की हेल्प से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 29 सेम चीज है, बट ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ उतना कम इसका रिएक्टिविटी होगा, एज सिंपल एज दैट। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो 29th का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि सी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, फिर बी में सबसे ज्यादा है, और फिर ए में सबसे ज्यादा है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में होगा? ए में होगा। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस, चलो। 30th, which of the following is a correct increasing order of boiling points of the following compounds? 1 iodobutane, 1 bromobutane, 1 chlorobutane and butane। ओके, तो देखो, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है इन द एंड वो एक ही चीज पे डिपेंड होता है, दैट इज सरफेस एरिया। सो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। नाउ बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, तो अब हमें देखना है कि सरफेस एरिया किस चीज पे डिपेंड होता है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड होता है सरफेस एरिया, या फिर मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड नहीं होता है तो रेट पे डिपेंड होता है, तो वॉट एवर अफेक्ट सरफेस एरिया विल ऑल्सो अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। इस आज के लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि ब्रांचिंग अफेक्ट्स द बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ब्रांचिंग रेड्यूसेस देन सरफेस एरिया इंक्रीजेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे दोनों। ठीक है, अब अगर हम देखें तो क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो तब भी सरफेस एरिया ज्यादा कम रहेगा, राइट? ज्यादा भारी हुआ तो सरफेस एरिया बेसिकली ज्यादा रहेगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिक लॉजिक ये बताना चाहता हूं मैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अब तुम्हें बस इसको मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से अरेंज कर देना है, और उसमें अगर हम देखें तो आयोडो ब्यूटेन मतलब ब्यूटेन विद आयोडीन में सबसे ज्यादा होगा, फिर ब्यूटेन विद ब्रोमीन में थोड़ा कम होगा, ब्यूटेन विद क्लोरीन में उससे थोड़ा कम होगा, और फिर ब्यूटेन में सबसे ज्यादा कम होगा। ठीक है, अब उसी लॉजिक से, बॉइलिंग पॉइंट वाले लॉजिक से वी कैन इवन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसमें वो कम रहेगा, एंड जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा उसका मॉलिक्यूलर मास भी सबसे कम रहेगा। ठीक है, सो दैट वुड मेक ऑप्शन नंबर 4 द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, नाउ विथ दैट वी हैव कंप्लीटेड हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप 1 के। ठीक है, अब टाइम परमिट नहीं करेगा, इसीलिए हम जो है अगला वाला अगले लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। प्लीज एक बार सारा क्वेश्चंस एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसे रिपीटेटिव क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आगे किताब में, देन वी विल मोस्ट प्रोबेबली स्किप इट। ओके, बट प्लीज हैव एन आइडिया ऑफ एवरीथिंग दैट हैज बीन डन इन टुडेज लेक्चर। इजी है, जीओसी रिवाइज करके आना है आपको थोड़ा सा, एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, विच इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप 2। ठीक है, ओके एवरीबॉडी, थैंक यू।